बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। क्या कहें आपसे, क्या गुफ्तगू करें। बहुत ही दुख ज़रूर है, लेकिन अब लगता है कि आदत सी हो गई है। ये ऐसी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान और इंडिया की। अगर बात करें तो भारत ने पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से शिकस्त दी, और मेरे ख्याल से हम तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारी थोड़ी सी फाइट नज़र आई। बिल्कुल मैच का रिजल्ट वही रहा जो हमेशा से रहा है, और हमारी कोई इंटेंट नज़र नहीं आई कि हम ये मैच जीतना चाहते थे। टॉस भी जीत गए, टीम भी खिला दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन पाकिस्तान तकरीबन वो पहली टीम बन गई है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान की बात के साथ इतना एग्री हम कर लेते हैं कि टूर्नामेंट आपका ख़त्म हो गया। तो 19 तारीख को जो टूर्नामेंट शुरू हुआ हमारा वो 23 को ख़त्म हो गया, लेकिन बाकी टूर्नामेंट जो है वो भी जारी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन इस मैच को एनालाइज करना कितना ज़रूरी है, क्या वो बातें हैं जो शायद हमने आपसे पहले नहीं की होंगी। पिछले एक साल से स्पोर्ट्स 360 उठाकर देख लें तो ये वही सारी चीज़ें हैं जिसकी हम बार बार निशानदेही कर रहे थे कि यही मसाइल होंगे, और बड़ा मुश्किल है। और मैं आज यही सोच रहा था कि लाइफ एज अ ब्रॉडकास्टर इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको बड़ी हिम्मत के साथ काम लेना पड़ता है, एंड द शो मस्ट गो ऑन एज दे से, एंड इट विल गो ऑन। तो यही बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से ऐसी पिच थी जहां पर आपने सिर्फ थ्रू आउट खेलना था, पॉजिटिव खेलना था, स्ट्राइक रोटेट करनी थी, और शायद आप 270-80 भी कर सकते थे, लेकिन वो फिर नहीं किया तो नहीं किया। और फिर उसके बाद जब बॉलिंग की बात करते हैं तो मैं तो बहुत अरसे से कहता आ रहा हूँ कि क्यों हम डर रहे हैं ये कहने से कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग नहीं है, क्यों हम नहीं कह पा रहे कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान टीम के लिए ठीक बॉलर नहीं है, क्यों हम ये नहीं कह पा रहे कि अब आप उन लड़कों को लेकर आएँ जो नए क्रिकेटर्स हैं, चाहे आपको अगले 2-3 साल हारना पड़े, चाहे आपको वक्त लगे, आप टीम दोबारा से बिल्ड करें। क्यों हम ये नहीं कह पा रहे कि मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर को आप टीम से बाहर कर चुके हैं और किसी पर्सनल लाइकिंग के ऊपर उनको वापस नहीं आने दे रहे। तो मेरे ख्याल से बातें सारी वही हैं, और बड़ा सिंपल है कि क्या अब आपसे क्या शेयर करें। हम मेहमानों से कहेंगे कि वो आपके साथ तफसील में बात करें। इसके बाद आपसे और भी कुछ गुफ्तगू करनी है, पॉइंट्स टेबल को लेकर भी बात करेंगे, और साथ ही साथ आज का जो मैच जारी है उसके बारे में भी बात करनी है। बांग्लादेश की इनिंग्स जो है वो जारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बहुत सारे पाकिस्तानी अभी भी बांग्लादेश से उम्मीद लगाकर बैठे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इतना स्कोर होगा कि बांग्लादेश डिफेंड कर पाए। बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में भी बताएंगे ऑस्ट्रेलिया ने क्या शानदार बारी की है, ऑस्ट्रेलिया को क्या चीज़ इतनी सक्सेसफुल बना रही है कि उनके इतने बड़े प्लेयर्स इस टीम में मौजूद नहीं थे, फिर भी उन्होंने हाईएस्ट टोटल जो है वो चेस करके तारीख रकम की। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर, और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम जनाब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे पूछा ही नहीं आप कैसे हैं, मुझे पता था आप जवाब दे देंगे, तो इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एज वेल। गुफ्तगू शुरू करेंगे, इसी मैच के साथ करनी है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो कप्तान हैं उन्होंने हमारे एक और प्लेटफॉर्म पर भी कहा, और वो पिछले कोई 10-15 दिन से ये कहती आ रही थी कि इस सिलेक्शन के बाद आप कोई तवक्को ना रखें कि कोई ऐसा रिजल्ट आएगा, और मेरे ख्याल से वही हुआ। तो बात वही है कि आपने तैयारी नहीं की और बाकी टीम्स तैयारी करके आई, इतना सफ़र है बस। बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि देखें आप होस्ट थे और आपको इससे बेहतर कंडीशंस आपसे ज़्यादा किसी को नहीं पता थी। बहुत सी प्लानिंग में ऊपर नीचे हुआ। एक तो हमारी टीम सिलेक्शन बिल्कुल ठीक नहीं थी, पहले दिन से ये मैं बात कर रही हूँ। फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सबसे बुरा रिकॉर्ड हमारा कराची में, हमने मैच भी उनके साथ पहले कराची में रख लिया, बाकी वेन्यूज़ पे लाहौर में और पिंडी में फिर भी थोड़ा बेहतर रिकॉर्ड है, मैच भी हमने वहाँ रख लिया। उसके बाद कोई एक नज़र नहीं आता कि कोई बेहतरी की तरफ चीज़ जा रही हो। आप पिछले 4 ICC टूर्नामेंट्स उठा लें, यही हाल है। T20 में हम हार गए USA से, उससे पहले भी हम राउंड मैचेस में बाहर होना शुरू हो गए। वनडे वर्ल्ड कप हमारा काफ़ी ख़राब गया। तो मैं नहीं समझती कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। प्लेयर्स को इस वक्त बैश करना बड़ा आसान है, क्योंकि वो बेचारे ग्राउंड पे आपको शक्ल दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान हैं, पर जो पूरा सिस्टम है पीछे, क्यों ऐसा होता है कि एक अच्छा प्लेयर भी जब वो सिस्टम का हिस्सा बनता है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता मीडियोक्रेसी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो मैं प्लेयर्स से जिम्मेदारी नहीं हटा रही बिल्कुल भी, ठीक है कुछ प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, पर आप बाकियों को भी सिस्टम में लाएंगे और 2 साल बाद हम उन्हीं प्लेयरों के ऊपर यही बात करे होंगे, क्योंकि हमने पिछलों के ऊपर भी यही बात की थी। उसके बरक्स आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आपने खुद अभी जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया में 6 लोग अनअवेलेबल थे, 4 इंजर्ड, 2 अवेलेबल नहीं है। उसके बावजूद उनके सिस्टम में
वो प्लेयर रह ही नहीं सकता जिसका वर्क एथिक अच्छा ना हो। वो सिस्टम में सर्वाइव ही नहीं कर सकता जो टीम के लिए ना खेल रहा हो, जिसको टीम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो समझ ना आ रही हो, तो वो सिस्टम में, चाहे वो डोमेस्टिक सिस्टम हो चाहे उनका डेवलपमेंट स्क्वाड हो, वो नहीं रह सकता। तो मसला आपका सिस्टम का ही है। सिलेक्शन ख़राब हुई, वो सब प्लेयर्स को आप चेंज करते रहेंगे, मैं आपको बता रही हूँ हम 2 साल बाद फिर ऐसे ही बैठे होंगे, क्योंकि ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। आपका प्रोडक्ट वही निकलेगा जो बीज आप डालेंगे, आपका दरख्त को बहुत डिफरेंट नहीं होगा। आपको उस सॉइल की क्वालिटी, आपको उस बीज की क्वालिटी, आपको उस खाद की क्वालिटी जो आपने डालनी है इनकी ग्रोथ के लिए, उसको इम्प्रूव करना है, फिर आपको फल डिफरेंट मिलेगा। मोहित शाह साहब, कुछ अर्सा पहले एक सर्जरी का जिक्र भी हुआ और उसके बाद कहा गया कि टीम को ऐसा तश्कील दिया जाएगा, नए कप्तान को मुंतखब किया गया, नए कोच लाए गए, उस कोच को सिलेक्टर का भी इजाफी चार्ज दिया गया, वो सेटअप इंटरम के नाम से ही अभी तक जाना जा रहा है। लेकिन बार बार ये सवाल होता रहा कि अकाउंटेबिलिटी होगी तो कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कल की परफॉर्मेंस के बाद, आप उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हमने परफॉर्मेंस देख ली, ख़ास तौर पर कल का मैच इतना मुश्किल लग नहीं रहा था जितना बन गया हमारे लिए। तो बात फिर वही है कि हम 6 महीने पहले भी बैठ के बात कर रहे थे, आपने खुद वो वर्ल्ड कप अमेरिका में कवर किया, उसमें भी यही हुआ और आज फिर वही सेम रिजल्ट है। कप्तान ने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी आसानी से कह दिया जी हम बाहर हो गए हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसकी। देखिए, मेरा ख्याल है इस दफ़ा ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और ज़िम्मेदारी लेनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ी होप्स थी फैंस की, और फैंस खासकर इवेंट आपके अपने घर में हो, आप खुद होस्ट हों और लोकल पब्लिक हो जो आपको सपोर्ट कर रही हो, फिर उसकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई और हम बुरी तरह नाकाम हुए। पहले ही 2 मैच हार के हम बाहर हो गए और दोनों में हमने वो चीज़ दिखाई नहीं जिसका हमें फैंस एक्सपेक्ट करते थे या और हम फील करते थे कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और दोनों, मैं तो खुद समझता हूँ कि दोनों वन साइडेड हमने डिफीट खाई है। और कल का मैच तो बड़ा, मैं कहता हूँ कि तकरीबन वन साइडेड हो गया कि आपको मैं बड़े एक्सपर्ट पे हर जगह मैं देख रहा था, एक्सपर्ट्स वो कह रहे थे जी 260 270 काफ़ी है। 260 270 इफ़ यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, 260 270 काफ़ी नहीं है। 300 का टारगेट पाकिस्तान को बैटिंग फर्स्ट करके हिट करना चाहिए। आप फैसले के साथ मुत्तफिक थे टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना? नहीं, ठीक है, चलें, टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग की, क्योंकि आपको पता है इंडिया चेस बहुत अच्छा करता है। चेस करता है अच्छा, लेकिन आपको फिर रन्स भी तो बनाने हैं ना। ये आप फील ना करें कि हम 200 250 करके हम रन्स तो हम इंडिया को हरा लेंगे। भाई, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो डीप है, नीचे तक जाती है, कोई प्लेयर भी खड़ा होता है और वो मैच ले जाता है। इसलिए आपको 300 रन बनाना था और बनाना चाहिए था। अब ना हो सका। फिर अब दोनों की एक फीलिंग जो मुझे आई कि देखें, कभी भी पाकिस्तान इंडिया से खेलता है ना, तो वो पैशन का और स्पिरिट का एलिमेंट आपको साफ नजर आता है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा था कि अपने प्लेयर्स में वो पैशन नहीं था, वो स्पिरिट नहीं था, वो जज्बा नहीं था कि फाइट टिल द लास्ट वाला जज्बा जो होता है कि हर बाल के लिए लड़ना, हर ओवर में बड़ा अच्छा परफॉर्म करना, बैटिंग करनी तो खड़े हो जाना और निकलना ना वहाँ से। ये चीज़ें वहाँ मिसिंग थी, जो कि बड़ी मेरे लिए बड़ी हैरत थी, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि किस तरह हो सकता है कि वो पाकिस्तानी टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सब कुछ है, लेकिन वो पैशन नज़र नहीं आ रहा जो पैशन होना चाहिए ऑन द कंट्री। वो देखे ना, अब कोहली ने किस तरह बैटिंग की, कोई इतनी उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लगी हुई, लेकिन वो खड़े हो गए और खड़े होकर मैच जिता दिया। अब इसके बाद जिस तरह आपने बात की, सर्जरी नहीं, बहुत बड़ा मैं कहता हूँ एक रेवोल्यूशन आना चाहिए कि हम क्या वजह है और क्या वजह बनी कि हमने इतना ज़्यादा हमने पिछले बड़े इवेंट जो हैं, 23 का ODI वर्ल्ड कप, फिर 24 का T20 वर्ल्ड कप, फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी, बुरी तरह हमारे हैं, हम नॉकआउट स्टेजेस में नहीं पहुँचे, हम सेकंड राउंड में नहीं पहुँचे। तो ये सारा, और मैं एक और फीलिंग जो मुझे देखें बड़ा ब्लंट होना चाहिए और बात भी करनी चाहिए, ये सब जो पुराने क्रिकेटर हैं ना, जो किसी न किसी कैपेसिटी में इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। मेंटोर हो, जो मर्जी हो, कोचेज हो, सिलेक्शन कमेटी हो, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। आज बड़ा अच्छा लगता है जी कि टीवी पे आप बैठ के कमेंट करते हैं जी, ओ ये भाई, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट होल सिस्टम। आप भी उतने इन्वॉल्व हैं, आपकी भी उतनी गलती है जितनी सिलेक्टर की गलती है, आपकी भी उतनी गलती है जितना कोचेस की, ट्रेनर की गलती है। ना हमारी फिटनेस है, ना हमारी टेक्निक उतनी सॉलिड है जो मतलब है कि सिखाते हुए आप
लेके एक यंगस्टर को चलते हैं और 2-3 साल 4 साल आप उसको सिखाते हैं और जाके उसको परफेक्ट करते हैं या नियर टू परफेक्शन करते हैं, वो कोई काम भी हमें तो पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल नहीं मेरे ख्याल से हमें तो आज तक ये भी नहीं समझ आया कि मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है और हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट क्या है। इतना वाज़ेह फ़र्क हो चुका है कि अब मेरे ख्याल से आप किसी चौराहे पे भी किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में न जाने क्या हो रहा है, ये बड़ा एक अजीब सा अलमिया बन गया। सईद मोहम्मद अवैस कल के मैच पर आप तबसरा ज़रूर करेंगे। साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हरभजन सिंह ने एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर एक बात की जो कि बहुत ही तल्ख हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि उन्होंने कहा कि हम थ्रू आउट पाकिस्तान के खिलाफ खेलते रहे हैं, जब भी हमने आज तक ऐसी टीम नहीं देखी कि जो हमें लगे ही ना कि पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने कहा हम ऐसी टीम्स के साथ पाकिस्तान की खेलें कि हमें यही डर लगा रहता था कि ये आके हमें मार के तो मैच जीत कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा पहली बार हमें लगा ही नहीं कि इनमें कोई कैपेसिटी हमें मैच हरा सके। खाली हरभजन सिंह ने नहीं, मुझे पता बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनकी हम कहते हैं कि तलख बात कर रहे हैं, लेकिन विक्रांत गुप्ता ने भी ये बात की थी। उसने कहा कि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल नहीं देखा। यार ऐसा कैप्टन की बात करता हूँ, चलें क्रिकेट पे तो हम बात करते हैं, क्रिकेट से थोड़ा सा हट के बात आज करता हूँ। कप्तानी, आप टॉस जीते, मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठा था, मैंने शायद कप्तान को भी उसको टेक्स्ट किया, मैं कहा टॉस जीत के हमें फ़ायदा है इस चीज़ में, क्योंकि विकेट पूरी ज़िंदगी उसमें खेला, मुझे आइडिया था यहाँ पर स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं सेकंड इनिंग्स के अंदर, लेकिन मसला ये था मेरे पास एक जेन्युइन स्पिनर मौजूद नहीं था। आप स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात मैं करूँ, बाबर ने बहुत अच्छे कवर ड्राइव्स 2 मारे लेकिन कल्टीवेट नहीं कर पाए। रिजवान ने जिस तरीके से विकेट फेंकी, साउथ शकील ने जिस तरीके से विकेट फेंकी, यहाँ से पता लगता है कि आपका जो गेम सेंस है वो नहीं है फिनिश करने के लिए। मुझे बताओ ना, पाकिस्तान टीम ने इससे पहले कितने 50 ओवर खेले हैं सारे? सबसे बड़ा मसला तो आपका ये कि आपकी टीम आजकल 50 ओवर खेलती ही नहीं है। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा क्रिकेट से हट के आओ यार, जब आप फीलिंग्स की बात करते हो, कल मैं एक बंदे का इंटरव्यू देख रहा था, शायद आप लोगों ने भी देखा सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक मजदूर है दुबई में, 3000 दिरहम में का टिकट ब्लैक में टिकट खरीदता है। वो कहता है मेरी सेविंग थी, वो जिस तरीके से रो रहा था कि यार मेरी सेविंग थी, मैं यहाँ पर आप लोगों को देखना, एक जज्बात होते हैं ना अपनी टीम के साथ। मैं खुद भी कप्तान की बात को सेकंड करूंगा कि मैं हर चीज प्लेयर्स पे नहीं डाल रहा, लेकिन यार एक बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किधर है? रिजवान को विकेट कीपिंग के पीछे आप देखो, पता लग रहा है कि आप बिल्कुल हक्के बक्के, आपको समझ ही नहीं आ रही क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, आपको शॉट्स लग रही हैं, आप बिल्कुल खामोश खड़े हुए, आपको समझ भी नहीं आ रही आपको किस चीज की चुप है। दूसरा, क्रिकेट बोर्ड का सबसे जो बड़ा आज मैं कहता हूं जो मसला है, आप जब स्टिंग ऑपरेशन की बात करते हो, स्टिंग ऑपरेशन ये नहीं था कि आपने आते ही कहा जी मैंने बड़े बकरों को ज़िबा करना है, छोटों को नहीं आज करूंगा। आपने वहाब रियाज को निकाला, वहाब रियाज को आप फिर वापस लेके आए पाकिस्तान टीम में। मुझे बताएं फिर आपने निकाला किसको? कैप्टनसी से आपने बाबर आजम को निकाला, डिस्टर्बेंस सारी क्रिकेट बोर्ड के अंदर। खुद जो आज माशाल्लाह कोच बैठे हुए हैं, ठीक है मेरे उस्ताद रहे हैं, मैं इज्जत करता हूं उनकी, आपने खुद डिस्टर्बेंस पैदा की। मैंने आपको उस दिन भी एक बात की थी, मैं चैलेंज करता हूं, आकिब भाई कभी जिंदगी में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने नहीं की। भाई कप्तान फेस करता है हर चीज को, कोच नहीं करता। क्या आज आकिब जावेद साहब आके रिजाइन करेंगे इस चीज पे कि हमारी जो परफॉर्मेंस थी, आपने उनको उठाया था किस माइंडसेट से? यही आकिब जावेद साहब हैं जो कहते थे कि मेरे पास 3 फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के जो लाहौर कलंदर ने दिए हैं, ये T20 का प्रोडक्ट है, वनडे का प्रोडक्ट नहीं है। और आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैच से पहले आप कह रहे हो कि पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ से जाएगा, वो है पेस बैटरी। आपकी पेस बैटरी है किधर, जरा मुझे बता दें। आपकी नए गेंद से, फिर मैं कह रहा हूं, नए गेंद से 145 144 निकालना निकल आती है। यार आपका एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जिसको आप कभी कभार वसीम अकरम से तशबीह देना शुरू कर देते हैं, पहले 5 ओवर्स में उसने 37 रन खाए हैं। कैसे आप कह सकते हैं कि आपके पास फास्ट बॉलिंग अटैक है? मैं समझना चाह रहा हूँ ये बात। उसके बरक्स अगर आप और किसी बॉलर की मैं बात ही नहीं कर रहा, जसप्रीत बुमराह होते तो मैं बात भी करता, हर्षित राणा ने जो बॉलिंग कर दी आके, आपको लगा कि यार ये फास्ट बॉलर है? देखो, 2 चीजें हैं। आप पेस बैटरी की, मैं फिर मैंने उसे कहा ना, वसीम अकरम का अगर आप क्लिप उठा के वसीम भाई का देखें, पूरा डिफाइन कर दिया शाहीन अफरीदी को, जो हम बार बार कहते हैं ना कि टेर अवे क्विक, या आपका स्ट्राइक फास्ट बॉलर है। 146 नई गेंद की मैं बात कर रहा हूं, सीम होती है, शाइन है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जब आप जोर भी लगाते हो तो सीम ऑटोमेटिकली, अगर आपका एक्शन इतना परफेक्ट है, वो अंदर इन स्विंग होता है आपका। आप, मसला मेरा क्या है? मसला मेरा ये है पाकिस्तान का, जब आप 10 ओवर खत्म करते हो, अगर शाइन खत्म होती है थोड़ी सी बॉल से, आपके स्विंग तो छोड़ दो, पेस कहां जाती है? पेस क्यों ड्रॉप हो रही है? दैट मींस कि आपके फिटनेस का इशू है, आपके प्लेयर्स बेंड नहीं कर रहे अपनी बैक की। तीसरा, शोएब भाई की जो बात थी, मैं खुद ऐसा फास्ट बॉलर कह रहा हूं। देखिए, बहुत से लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, यार तुम क्यों कहते हो कि अपना फास्ट बॉलर को थोड़ा सा लड़ने वाला होना चाहिए। ओ भाई, फास्ट बॉलर का नाम ही एग्रेशन है, आपके बॉलर्स में एग्रेशन नाम की चीज खत्म हो चुकी है। इब्रार ने जो कल आउट किया था, वन ऑफ द बॉल ऑफ द सेंचुरी, गलती से पड़ी है जो भी थी, जो एग्रेशन था वो होता है जब आप लड़ रहे होते हो टीम के लिए, बेशक जो भी स्कोर था उस वक्त। आपके फास्ट बॉलर्स में वो चीज रही नहीं है।
आप शॉट सिलेक्शन की बात करते हो, विराट कोहली इससे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था आपके पेस बैटरी के खिलाफ। आप विराट कोहली को, ये हकीकत है, ऑस्ट्रेलिया को भी हमने जगाया था कि उठो वर्ल्ड कप जीत जाओ, नहीं, इंडिया लेकिन को भी आपने। यार आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब हम खाली मॉडर्न एरा भी नहीं कह सकते। कल मैं उनकी इनिंग्स देख रहा था, पहले 2 ओवर्स के अंदर उन्होंने ट्रेडिशनली जिस स्टाइल से खेलते हैं उन्होंने खेलने की कोशिश की, तो उनको बॉल उस तरीके से उनके बल्ले पे नहीं आया। उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी एडजस्टमेंट की। अगर किसी ने क्रिकेट को बहुत करीब से देखा है उस मैच में, कि उन्होंने बॉल को थोड़ा सा लेट खेलना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से फिर उन्होंने बारी की, उन्होंने रियलाइज़ कर लिया था कि यहाँ पे रन्स जो हैं वो इस तरह आपको मार धाड़ से नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। वो उन्होंने खेली, उन्होंने 100 किया, एक विनिंग कॉज में किया, और मेरे ख्याल से यही एक प्लेयर की डेफिनेशन होती है। तो ये डिबेट तो ख़त्म ही होगी कि दुनिया का सबसे अच्छा बल्लेबाज इस वक्त कौन है। लेकिन सना मीर, हम बैटिंग के ऊपर तो आएंगे ही। जो शॉट सिलेक्शन कल देखी थी उसमें कहीं से मुझे इंडियन बॉलिंग एक्सीलेंट नहीं लगी, हमारी शॉट सिलेक्शन थी। लेकिन उससे पहले ज़रा बॉलिंग की बात कर लें कि जो हमने एक बहुत अरसे से ऑरा बना के रखा है कि जी हम एक ऐसी कौम है जिसने फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से अब इस बबल से भी बाहर आ जाएं, क्योंकि वो 90s के दौर के बाद आपने कोई फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस किया जिसने आपको सिंगल हैंडेडली मैच जिता के दिया हो। देखिए, कुछ फेजेस में हमने देखा T20 में बेहतर परफॉर्मेंसेस रही हैं। वनडे में हम लोगों के पास फास्ट बॉलर्स ख़त्म होते जा रहे हैं क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट कोई खेल नहीं रहा। आप 4-4, 5-5 ओवर के स्पेल से वनडे के बॉलिंग में अच्छे नहीं हो सकते। आपको जाना पड़ेगा बड़ी क्रिकेट खेलने, जिसमें आप 15-20 ओवर करा रहे होंगे दिन के। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। पेस जैसे काम है, चल चल के आपको खेल रहे हैं लोग डाउन द विकेट आके, तो ये खुद सोचना है फास्ट बॉलर्स को कि उनको क्या करना चाहिए आगे के लिए। फास्ट बॉलर अब डिफाइन 150 से ऊपर होता है, 140, 145 को भी अब कोई नहीं मानता। आज नाहिद राना खेल रहे हैं बांग्लादेश के लिए, या आप किसी और को देखेंगे तो 150 से ऊपर जो जा रहा है ना वही तंग कर रहा है। इवन मार्क वुड हो गए या जेफरे आर्चर हो गए, उनको भी जब थोड़ी विकेट सीधी आई वो भी नहीं उनसे बॉलिंग स्ट्रगल किया उन्होंने भी। तो देखिए, कुछ पिचेस होती हैं। कल की पिच पे थोड़ी और बेहतर फास्ट बॉलिंग होनी चाहिए थी, पर स्पिनर असल प्रॉब्लम इस टीम में स्पिन कोर का था। अगर आप देखें तो मार्क वुड या उनको भी कोई नहीं कहेगा कि जी इनकी फास्ट बॉलिंग ख़त्म हो गई है, पर प्रॉब्लम ये कि आपकी कॉम्बिनेशन एक तो ठीक नहीं था आपकी टीम का, और ओवरऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने सिस्टम को वो एहसान उल्ला आया था आपके पास, ठीक है, वो सिस्टम से जब तक बाहर था तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। हम सिस्टम में लाके ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। एक और भी सना मसला जरूर है कि जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वसीम जूनियर हों, शादाब हों, आपके पास जमान खान हो, वो जब इस एबिलिटी के आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस गेन करने लगते हैं तो हम कहते हैं थैंक यू वेरी मच। नहीं, देखिए वो बिल्कुल गलत किया आपने, इस टीम को डिवाइड एंड रूल किया है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। ये टीम जिस वक्त शुरू में बाबर के अंडर यूनाइटेड थी, उसके बाद आपने शादाब को कप्तानी दी, आपने शाहीन को कप्तानी दी, आपने ये किया, आपने वो किया। शादाब बुरे क्रिकेटर कहीं से भी नहीं है, उनका प्रॉब्लम सिर्फ ये था उनकी लैक ऑफ बॉलिंग। उनकी मैं बार बार, जब लास्ट टाइम वो खेले हैं पाकिस्तान के लिए आईसीसी इवेंट में, बार बार ये कह रही थी उनकी बॉलिंग में रिदम ही नहीं है, क्योंकि उनका सारा ध्यान बैटिंग पे चला गया था। तो अब ऐसे प्लेयर का हल ये नहीं है कि आप उसको टीम से बाहर कर दें, उसका हल ये है कि आप उसको कहें कि कुछ अरसे के लिए, अगले 5 महीने के लिए या 6 महीने के लिए हम चाहते हैं तुम अपनी बॉलिंग को ज़्यादा टाइम दो अपनी बैटिंग से। आपने कन्विंस करना होता है प्लेयर्स को, तो वो हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, और हमने वो ज़ाया किया प्लेयर। उसामा मीर को हमने ज़ाया किया, हमने कितने हमारे पास और लोग। उस्मान कादिर की भी मिसाल मौजूद है। मैं आपके पास वापस ज़रूर आऊँगा स्टूडियोज़ में, लेकिन कुछ बात करनी है आज के मैच के बारे में जो पिंडी में जारी है। बांग्लादेश की बारी जो है वो इस वक्त जारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 5 विकेट्स जो हैं वो उनकी गिर चुकी हैं। अब तक तकरीबन 150 उनका होने वाला था। 16 से 15 ओवर्स का खेल अभी बाकी है। मज़ीद तफसीलात लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हैं, पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, अरसलान शिराजी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स 360 में। वालेकुम अस्सलाम अहमद। अरसलान, क्या बताना चाहेंगे पिंडी स्टेडियम के बारे में? कैसा जा रहा है मैच, पिच कैसे बिहेव कर रही है? ये एक फर्स्ट लुक है जो हम पिंडी स्टेडियम को देख रहे हैं, और क्राउड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखें अहमद, इस वक्त 35 ओवर हो चुके हैं और 149 स्कोर है और 5 विकेट गिर चुकी हैं। बांग्लादेश की न्यूजीलैंड ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। एक अच्छी पिच है, जो भी विकेट्स गिरी हैं कोई आउटस्टैंडिंग डिलीवरीज नहीं थी, यानी थ्रो आउट की गई हैं, यानी गलत शॉट खेले गए हैं जिसकी वजह से ये 5 आउट हुए हैं। जहाँ तक क्राउड की बात की जाए तो क्राउड इस वक्त 50% जो ग्राउंड है वो भर चुका है, और तेज आंधी की तरह की हवा चल रही थी इससे पहले, अब भी वो बेहतर है।
तो मेरे ख्याल में क्राउड दोनों टीमों को बड़ा अच्छी तरह सपोर्ट कर रहा है। जिस तरह हमने लाहौर और कराची में देखा कि पाकिस्तानी लोग, अगर पाकिस्तान का मैच नहीं भी था तो वो मौजूद थे और उन्होंने आखिर तक वो दोनों टीमों को सपोर्ट किया। इसी तरह का माहौल इधर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी हमें नजर आ रहा है। सपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत सारी जो कौम है वो उम्मीद लगाकर बैठी बांग्लादेश से है, तो जो आप वहां पर सपोर्ट इस वक्त देख रहे हैं कैसी है वो? मुझे यहाँ पे बांग्लादेश के परचम भी नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड के परचम भी नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के कुछ यानी बांग्लादेश से ट्रैवल करके लोगों से हमारी बात हुई है, वो यहाँ पे आए हुए हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने। जहाँ तक वो इफ बट्स वाली बात है तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि जो परफॉर्मेंस इस वक्त मेरे सामने आ रही है बांग्लादेश की यहाँ पे, कि पाकिस्तान को ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश ये मैच जीते और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को 27 को हराए और फिर 2 तारीख को दुबई में इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को हराए और पाकिस्तान फिर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करेगी। जो एक बट है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होने वाला है। अरसलान, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल करने की कोशिश की है कि क्योंकि पाकिस्तान का सफ़र अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो फैंस जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे स्टेडियम्स में। लेकिन आपने भी जिस तरह निशानदेही की, हमने अमली मुजाहरा भी देखा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, आज के मैच के बारे में भी आप बता रहे हैं, तो लगता यही है कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट का जुनून है वो बरकरार रहेगा और फैंस जो है बाकायदा तौर पर टीम्स को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये जो अभी मैं सामने क्राउड देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में यानी पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान हमेशा गेम को सपोर्ट करता है, ना कि अपनी टीम को। यहाँ पे अभी पाकिस्तान नहीं खेल रहा, लेकिन आप यानी लोग परचम उठा के, पाकिस्तान के परचम भी नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश के परचम नजर आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के परचम यहाँ पे लोगों ने उठाए हुए हैं, फेस पे पेंटिंग्स करवाई हुई हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, नौजवान हैं और पूरी तरह दोनों टीमों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अरसलान, थोड़ा सा पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बारे में बताइएगा, क्योंकि आपको अब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपने आज देख लिया है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने देखा है कि वो पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं? तो देखिए, नो डाउट मैं कराची के बाद लाहौर गया और लाहौर के बाद मैं इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बैठा हूं। तो मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा चेयरमैन पीसीबी को, मोहसिन नकवी को, कि उन्होंने बड़े कम अरसे में बहुत अच्छा काम किया और जितने भी ये तीनों स्टेडियम थे इनको अपग्रेड किया और वो इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद है और एक इंटरनेशनल लुक यहाँ पे अब आती है तीनों स्टेडियम्स में। तो मेरे ख्याल में ये सारा क्रेडिट चेयरमैन पीसीबी को जाता है। बिल्कुल अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। ये हमारे नुमाइंदे थे अरसलान शिराजी, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मैच का अहवाल भी उन्होंने हमें बताया, लेकिन वापस आएंगे पाकिस्तान इंडिया को जो हम तफसील में डिस्कस करें। मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ, ये वही कोच हैं जिनकी एक वीडियो ने धूम मचा दी कि किस तरीके से ट्रैक बनाना है, स्पिन बॉलिंग करनी है, रिवर्स करना है और टीमों को उड़ा देना है। लेकिन वही सोच जब वनडे क्रिकेट में आती है तो जो आपने कहा कि नज़र आता है कि स्पिनर का फुकदान आ गया आपके पास एकदम से। नहीं, खाली वनडे क्रिकेट में भी नहीं, वेस्ट इंडीज़ ने आपको टेस्ट में भी उसी विकेट पे हरा दिया था। तो बात ये देखें, 1-2 मैचेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना एक बात है, 5 साल के लिए या 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, मैं ये नहीं कहती। आई थिंक आकिब भाई आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, उनकी एक ट्रेडिशनल थिंकिंग नहीं है, बट हर चीज़ एक ही बंदे के ऊपर जब आप डालेंगे फैसले, मेरा नहीं ख्याल कि वो राइट तरीका होता है। आपको मशवरा लेके और थोड़ा सा ऑन बोर्ड लेके चीज़ों को, आपकी एक कंडीशन है पाकिस्तान की, आप अपनी ज़बरदस्ती नहीं चला सकते कि जी हम स्पिनर से भी जीत के दिखाया तो अब हम फास्ट से भी जीत के दिखाएंगे। फास्ट से आप जीत के दिखाना है, आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में शायद आपको जाना पड़ेगा, इधर नहीं हो सकता ये। इस मौसम में, इन सिचुएशंस में, इन पिचेस के ऊपर आप अपना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हमने फास्ट से जीतना है। आपको चाहिए थे स्पिन ऑलराउंडर्स। मोहम्मद नवाज़ बड़े टूर्नामेंट में 1-2 परफॉर्मेंसेज उनके ऊपर हुई, उनको आपने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। शादाब को आपने डिस्कार्ड कर दिया, जो बने हुए प्रोडक्ट्स थे। उस्मान कादिर की आपने बात की, चलो उसको हमने पहले ही लाया ही नहीं सिस्टम के अंदर। सुफियान मुकीम आपको अभी नजर आया, अरफात मिनहास की, कासिम अकरम, बहुत लोग हैं। तो बात ये कि हमें जो ओवरऑल जिस अप्रोच से जाना है कि हम लोगों की थिंक टैंक और प्लानिंग की कमी है। ऑस्ट्रेलिया की मैं फिर से बात करूँगी, वो सिर्फ एक उस वक्त के 15 लोगों पे इन्हिसार नहीं करते, उन्होंने 25 से 30 प्लेयर हर वक्त ऐसे तैयार किए हुए हैं जो किसी की जगह कोई भी खेल सकता है, आके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स होती हैं।
आप यहाँ तक सोचें कि अगर उनका फॉर एग्जांपल एक टॉप ऑर्डर का प्लेयर है जिसकी उन्होंने रिप्लेसमेंट तैयार की है, तो वो इवन फील्डिंग तक जाएंगे कि अगर वो प्लेयर पॉइंट पे फील्डिंग करता है, जो रिप्लेसमेंट भी होगी वो पॉइंट पे ही फील्डिंग करेगी। 90% उनकी कोशिश ही होती है। ऐसा नहीं होता कि वो प्लेयर जब निकलता है अब उसको पॉइंट पे फील्डिंग नहीं करनी आती, पूरी टीम की फील्ड पोजीशन आप, इसलिए स्पेशलिस्ट फील्डर्स रहते हैं उनके पास, इसलिए उनका फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना ऊपर रहता है। हम लोग का सब कुछ बदल जाता है मिड विकेट पे, आप सारा वक्त कामरान वो गुलाम आपके पास रहे, उनसे या तैयब ताहिर रहे, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, उस लेटरल मूवमेंट ही नहीं आ रही, तो जब तक आपको उन पोजीशंस पे वो लोग जो करते ही उन जगहों पर फील्डिंग है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इवेंचुअली दे बिकम वेरी बिग। ये आपने बड़ा सख्त पंच मारा है मिड विकेट वाला। कल की मिड विकेट की भी फील्डिंग हमें याद आ गई है कि खुशदिल ने वहाँ पे क्या किया। लेकिन वैसे देखें, बात बड़ी सिंपल है। मैंने ब्रेक पे जाना है, आपसे मैं ये सवाल ज़रूर पूछ लूँगा कि किस हद तक आपको चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। तल्ख सवाल है, कप्तान जो हैं वो जिम्मेदारी उन्होंने इतनी ली है कि हाँ जी हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आपने कहा कोच कहीं नज़र नहीं आए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करते हैं तो वक्त ही बताएगा। अभी तक तो स्टेडियम्स के लिए बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर कोई बात नहीं हुई। एक तो माजरत चीख बोल रहा था, कप्तान कहती मेरा कान फाड़ने लगा, फ्रस्ट्रेशन थी, क्या करता निकालनी थी, लेकिन नज़र तो आपका कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, देखें शाहजी ने भी जो बात की थी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स इस वक्त इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बनाने में, वो सब के सब कसूरवार हैं। आप लोग मेंटोर्स थे, मैं नहीं मान सकता इस चीज़ में कि आपसे डिसीजंस ना लिए गए हों। जो सिलेक्शन कमेटी इस वक्त बैठी हुई है, वो हफीज़ भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि वो खराटे मार के सो रही होगी, उनको कोई टेंशन नहीं क्या चल रहा है पीछे, क्या चीज़ें नहीं चल रही पाकिस्तान टीम के अंदर। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान टीम की, आपका ग्राफ बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर रहा है, आप ऊपर नहीं आ रहे हो। आपने खाली T20 को नहीं देखना, आपने अपनी ODI साइड को भी देखना। आपने कप्तानी चेंज कर दी, आपने बैटिंग ऑर्डर कोशिश की। कल देखें, जो हम टूर्नामेंट से पहले ही बात कर रहे थे, जो छेड़छाड़ आपने की है टीम के साथ, वो आप भुगतोगे आगे जाके। कल रिजवान, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखो तो वो बात कर चुके होते, फ़हीम अशरफ की बात करें, जो कॉम्बिनेशन टीम का था, वो साफ पता लग रहा था कि आप अंदर से डिसहार्ट हुए हुए हो। आपको बोलना चाहिए था ऐसा कप्तान अगर आप बैठे हुए हो। फ़हीम अशरफ की बात करें, फ़हीम अशरफ का सबसे बड़ा जो मसला हमें नज़र आया था वो ये था कि मैं फिर कहता हूँ, चाहे उस्मान खान थे चाहे फ़हीम अशरफ थे, एटलीस्ट आप एक गो तो देते ट्राई नेशन सीरीज के अंदर। आपको पता होता कि यार क्या हो सकता है। उस्मान खान एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए यूएई कंडीशंस में, आपने उसको भी इलेक्ट नहीं किया। बिल्कुल, मैं वैसे माजरत के साथ आप मतलब डिसहार्ट होने की बात करें, उस डिसहार्ट होने का ना तो मैं अचार डाल सकता हूँ, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ। आप कप्तान थे, आप दलेरी से फैसला लेते, आप कहते कि भारत जो है वो चेस अच्छा करता है, मैं पहले बॉलिंग करके दिखाऊंगा। आपको पिछले 6 महीने से नजर आ रहा है पाकिस्तान में ओपनर का मसला चल रहा है। आप एज अ कप्तान T20 में ओपनर करते हैं, आप कहते मैं ओपन करके दिखाऊंगा, मैं अपने दुनिया का जो मेरा बेस्ट बल्लेबाज है उसको मैं वन डाउन पे ही खिलाऊंगा। आप नहीं कर सके। आपको बाहर से बैठकर या आपको टीम में रहकर बड़ा आसान लगता है कि कप्तानी कैसे होती है। जब मौका आता है डिलीवर करने का तो ना ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना ये कोई और है। बतौर कप्तान अब आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन वैसे आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मैं प्रोग्राम में ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काशिफ साहब? शुक्र, बहुत शुक्रिया काशिफ। आपकी तरफ मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मोहित शाह साहब से मैं एक बड़ी टेक्निकल चीज़ ज़रूर पूछना चाह रहा हूँ। मोहित शाह साहब, हमने इस मुल्क में एक ऐसा सिस्टम भी देखा जिसमें एक चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स होता था और फिर मुख्तलिफ सिलेक्टर्स होते थे और फिर बाकायदा तौर पर टीम की सिलेक्शन होती थी। फिर हम एक तरफ आए जहाँ पर हमने उसको एक यूनिफाइड पॉलिसी के तहत कर दिया कि जो सिलेक्टर है वही कोच है, सारी अथॉरिटी एक बंदे को दे दी। फिर वापस आने की कोशिश की, फिर वापस गए। ट्रेडिशनली पाकिस्तान में सिलेक्शन कैसे कामयाब हो सकती है? अच्छा, पहले तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि मैं पिंडी स्टेडियम से आ रहा हूँ, तो मैं उसका आपको थोड़ी लुक बता देता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लुक हुई है और सबसे जो आई कैचिंग है वो जॉइंट स्क्रीन है और बहुत अच्छी ब्राइट, इवन धूप में भी सन हो उसमें भी आपको बड़ा क्लियर नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छा है, कंडीशन है। चेयर्स हैं हर तरफ जो पहले नहीं थी पिंडी स्टेडियम में, और अब ट्रूली वो एक स्टेडियम की लुक दे रहा है पिंडी स्टेडियम, जो पहले नहीं था। अब आपकी क्वेश्चन की बात आती है जी, जो सिलेक्शन कमेटी है वो मुख्तलिफ अदवार में चेंज होती रही, उसका कॉन्सेप्ट चेंज होता रहा। कभी हम बहुत ज़्यादा कोच को पावर देते रहे, कभी हम कप्तान को भी पावर देते रहे, और कभी टोटली हमने सिलेक्शन कमेटी अलग रखी और सिलेक्शन एक हेड सिलेक्टर होता था और चीफ सिलेक्टर उसके नीचे सिलेक्टर होते थे।
वो काम करते रहते थे। लेकिन देखें, बात वही है कि सिलेक्शन कमेटी ने भी वही सिलेक्ट करने हैं जो आपके सामने प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। और पाकिस्तान की जो ये टेक्निकल और जो ट्रूली जो जिनका रिलेशन है टुवर्ड्स क्रिकेट प्रमोशन या टेक्निक प्रमोशन या उसका एक मेंटल टफनेस और प्लेयर की फिटनेस पे, वो सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम सही नहीं कर रहे। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की टीम में फलाह क्या है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि फलाह है उनकी फिटनेस की, उनके फिजिकल फिटनेस की भी और उनकी मेंटल फिटनेस की भी। ये दोनों चीज़ें शायद हम सबसे इस वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में सबसे हम कमजोर है। नहीं तो हम आईसीसी को तो कहते हैं कि बहैसियत गवर्निंग बॉडी वो ब्लैकमेल होते हैं इंडिया से, तो क्या बहैसियत पीसीबी हम भी प्लेयर्स के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं? क्या वजह हम नहीं फैसला ले पा रहे? ब्लैकमेल बिल्कुल हो रहे हैं। देखिए आजकल का दौर वो नहीं है कि आप देखेंगे जी एक कैंप लगेगा, कैंप में आप जाके ट्रेनिंग शुरू करेंगे, वहाँ पीसीबी के ट्रेनर्स होंगे, वो आप पे काम करेंगे, और जब ऑफ सीजन होगा आप घर में बैठेंगे और बिरयानियाँ खाएंगे और नान तोड़ेंगे। ये काम आजकल नहीं है भाई। आपको 12 महीने आपको एक फिटनेस ट्रेनर चाहिए। अगर आप खुद नहीं हायर कर सकते तो आप बेशक क्रिकेट बोर्ड से उसका मैं कहता हूं कि उसकी सपोर्ट लें, लेकिन आप इफ़ यू आर एन एथलीट, एलीट एथलीट, तो आपको हायर करना पड़ेगा एक फिटनेस ट्रेनर, अपने साथ रखना पड़ेगा जो आपको ट्रेन करे, आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ को आपको ज़्यादा करे और उसको इतना एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाए, पता लगेगा आप एलीट एथलीट है। वो नहीं है आप। सिलेक्शन बाद में आती है, पहले अपने आप को आप प्रमोट तो करें ना। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी जब प्लेयर आता है तो लगता है कि बड़ा टैलेंटेड है, एक आध साल खेलता है तो समझ आती है कि यार 3 साल में तो ये पता नहीं क्या बन जाना है। शहीन शाह अफरीदी की सिर्फ मिसाल ले लें, जब ये आए थे तो हम ये समझ रहे थे कि 4 साल में ये दुनिया कैप्चर कर लेंगे और शायद वसीम अकरम एक में और नया मिल जाए, लेकिन विद द टाइम दुनिया ने कैप्चर कर लिया। वो उनकी एबिलिटीज ज्यादा हो, उनमें उनकी स्पीड ज्यादा हो, उनकी एबिलिटी टू बॉल इन कटर और सीम करना और बॉल को जो स्पेशलिटी होती है लेफ्ट आर्म सीमर की, वो ज्यादा हो, वो तो डाउन द स्लाइड वो तो नीचे की तरफ जा रहे हैं और वो शहीन अफरीदी लग ही नहीं रहे जो हमने 3-4 साल। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, आपका जो प्लेयर है वो अपने आप पे काम नहीं कर रहा, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें फिर जाके अल्टीमेटली इफेक्ट करती हैं आपकी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस की। बिल्कुल। और एग्जैक्टली यही होता है जो हुआ है। काशिफ, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई होगी, तज्जिए भी आपने कल से सारी सुन लिए होंगे सारे। बात अब भारत से हारने से बहुत आगे तक निकल चुकी है। अब ये सिर्फ भारत से हारना नहीं है, अब तो ये बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि हमारी टीम के अंदर या हमारे सिस्टम के अंदर वो ग्रेट वो डिटर्मिनेशन और वो स्किल लेवल ही शायद अब इंटरनेशनल क्रिकेट का नहीं रहा। एक सबसे अच्छी बात स्किल लेवल की हुई है। हमने डेवलप ही नहीं किया, ना हमने होने दिया। जितने रोहित शर्मा के रन है पूरी पाकिस्तान टीम के होंगे, जिसमें मैं टेल को भी शामिल करूँ, जितनी कोहली नहीं, खैर कोहली की ज़्यादा है, जितनी रोहित शर्मा की सेंचुरी होती पूरी पाकिस्तान टीम की होंगी। तो मुकाबला हम किससे करने चले थे? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शामी जिस अंदाज से आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा पूरी पाकिस्तान टीम की जिस वक्त बॉलिंग है उसकी मिला के इतनी विकेट्स नहीं होगी। शामी ने भी बहुत ज़्यादा नहीं खेला, वो अनफिट इंजर्ड रहते हैं, वो इंजरी से वापस आए, 5-4 लगा दिया, हम इंजरी से वापस आए, अभी तक हम कह रहे हैं कि यार वो वाली बात नहीं हुई। एक कंट्रोवर्शियल सी बात करूंगा जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आईसीसी इवेंट में ही 2-3 बंदे ऊपर से क्यों आ जाते हैं, वो पहले क्यों नजर नहीं आते? इसलिए कि रेवेन्यू मॉडल में प्लेयर्स तक भी बहुत कुछ पहुंचना होता है, तो ये आईसीसी इवेंट्स में ही क्यों हो जाता है? पिछले आईसीसी इवेंट में रिटायर्ड अफराद वापस आ गए थे, 2 आगे। इस आईसीसी इवेंट में वो भी वापस आ गए कि जो शायद हम भूल गए थे जिनको। फिर देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब कोई सिलेक्शन कमेटी का बंदा किसी के लिए रास्ता बना रहा होता है तो वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के परफॉर्मर्स की भी मिसाल दे देता है। एक ऐसी लीग कि जिसकी 6 टीमों के मिला के कोई 50 प्लेयर बांग्लादेश के, और बांग्लादेश टॉप 8 में नहीं है T20 के, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम वर्ल्ड नंबर 1 को या वर्ल्ड चैंपियन टीम को हराने चले थे। अच्छा दौर भी आया, अभी सना ने जैसे कहा कि बाबर के साथ टीम मुत्तहिद थी, वो अच्छा सारा दौर T20 का था। क्यों T20 हम जीत जाते थे? 2 अच्छी परफॉर्मेंस बैट बॉलर की आ गई, 2 ऊपर परफॉर्मेंस बैट्समैन की आ गई, 20 ओवर का मैच निकल गया। ऐसे ही ना, शाहीन ने 3 ऊपर से आउट कर दिए, बाबर रिजवान ने रन्स कर दिए, हम मैच जीत गए।
मुड़ के देखा 50 ओवर खेलने वाला बैट्समैन ही कोई नहीं है। फॉर इंस्टेंस चले अब हम सारे तनकीद कर रहे हैं, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लूं। फॉर इंस्टेंस 11 से लेके 20 ओवर तक 27 रन बनते हैं मैच में अगेंस्ट भारत, तो क्या मैं ये मान लूं कि पाकिस्तान के पास नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए एक ऐसा बैट्समैन इससे सिंगल भी नहीं हो रहे? सऊद शकील को स्पिनर्स का हमने स्पेशलिस्ट कह दिया, तो कितने 11 से 20 तक सिंगल्स हुए? सर्कल खुल गया था, 5 बंदे थे तो गैप्स भी बन गए थे। रिजवान नंबर 4 पे बारी करेंगे, मुझे ये बता दीजिए, हम सारे बैठे में कितनी दफा उन्होंने बैकफुट पे यूं बल्ला सीधा मिला के सिंगल कर लिया? जिस अक्षर पटेल पे रविंद्र जडेजा पे वो फंसे हुए थे, नंबर 5 पे आने वाला उनसे ज्यादा अच्छा खेल गया सलमान अली आगा, कहीं नहीं फंसे। तो हम क्यों नहीं मान लेते कि यार नंबर 4 पे जब स्पिनर्स लग गए तो सलमान को भेज दे? क्या ये नंबर हम फिक्स करा कर आए हैं, या हमने ये डिसाइड कर लिया है कि उस टाइम हम अपने आप गुजारें? हम तो लोकल वाला डिसीजन भी नहीं ना ले सके कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा तो खुशदिल को पहले भेज दो। ऐसी आपका और खुशदिल left- रन्स किए हाँ, में, out हुआ ना आपका। खुशदिल रन्स कर आए में। अच्छा एक बात, अब बॉलिंग का बहुत ज्यादा तस्करा है, क्या हमारे कप्तान में इतना हौसला है कि पिच को देख के कहे कि शाहीन, नसीम और हारिस में से 2 बैठेंगे बाहर या 1 बैठेगा बाहर, और वो कौन होगा और वो किसको बिठा सकता है? तो ये डिसाइड हुआ कि तीनों फिट है, तीनों खेलेंगे। पिच कंडीशंस, माहौल, मुखालिफ टीम जो भी हो, इन तीनों ने अगर फिट होना है तो इन तीनों ने लाजमी खेलना है। हालांकि कल की विकेट की अगर बात करें, सब ने कहा विकेट में टर्न भी है, फंस भी रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो 3 फास्ट बॉलर हमने क्या करने थे? ये ऑस्ट्रेलिया में तो समझ आ गई, न्यूजीलैंड में समझ आ गई, मैं कहता हूँ पिंडी में भी चलो समझ आ जाए कि चलो सीधा विकेट मार मूर के कर लेंगे। फंसने वाले विकेट पे, स्पिन लेने वाले विकेट पे हमने 3 फास्ट बॉलर्स का क्या करना था? क्योंकि हम डिसीजन नहीं कर पा रहे, हम सेफ खेलें। कप्तान उससे भी दोस्ती लगा ले, उससे भी दोस्ती लगा ले, एक सेफ माहौल सा बन जाए कि यार चलो इससे भी मेरी बनी रहे और उससे भी बनी ये वैसे ही है जैसे हम लोकल क्रिकेट में कहते हैं या तो मैं सबको पूरा कर दूं या मैं मैच नहीं पूरा पारा हुआ। हाँ, ये तो देखिए, ना तो पूरा हुआ ना मैच हुआ, बिल्कुल, तो बड़ा सिंपल है। और अगर सॉरी बात लंबी होगी, मिडिल ऑर्डर की बात करें, कोई एक बैट्समैन ऐसा निकाल के दिखा दें रिजवान के बाद कि जिस दिन कोलैप्स हो गया 100 कर देगा। खैर आज मैं वो दिन आ पहुंचा है कि मैं सना मीर के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करने लग गया हूं कि वो क्रिकेट बोर्ड में क्यों नहीं गई, और मेरे ख्याल से अब जाना भी नहीं चाहिए। अब तो मैंने भी ये कहना छोड़ दिया है। अभी शाहजी की डांट मुझे भी पड़ रही है। ये मैं इस नतीजे पे तो आ गया हूँ, लेकिन जाते जाते आप कौम से भी मुखातिब हैं, कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। मैं इतने लोगों की मैसेजेस, कॉल्स और डिजिटल मीडिया पर गेज कर चुका हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी लोग इस उम्मीद में थे, और आज भी शायद इसी उम्मीद में है कि बांग्लादेश जो है वो जीत जाए। देखिए कौम से क्रिकेट के हवाले से तो बंदा क्या बात करे। आई थिंक हम सबको ऑनेस्टी को हाथ में रख लेना चाहिए। अब हम सारे छोटा छोटा समझ के कि ये चीज़ है, चलो इससे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपनी अपनी कैपेसिटी में मुल्क का सोचना शुरू कर दें। अगर मैंने 15 प्लेयर नहीं देखे कि किस लेवल के हैं, तो मैं किसी के कहने पे, या कोई मेरा दोस्त है या कोई मेरा रिश्तेदार है या मेरे दोस्त का भाई है या बेटा है, मैं किसी को फ़ोन ना करूं कि आप ज़रा इस प्लेयर को देख लें, चेक कर लें। तो ये चीज़ें भी अगर हम रोक दें, या हम मैं भी मीडिया में ब्रॉडकास्टिंग में आ चुकी हूँ, जब तक मैंने अपनी आंखों से किसी को नहीं देखा परफॉर्म करते, मैं किसी की कही सुनी बात को सिर्फ एक एजेंडा के तौर पे आगे करना ना शुरू कर दूँ। एटलीस्ट हम लोग इधर जो बैठे, हम तो ये बात यहाँ तक अपना रोल प्ले कर सकते हैं, पर हर बंदा जो इस क्रिकेट से ताल्लुक़ रखता है किसी भी फॉर्म से, वो इस तरह से रोल ज़रूर प्ले कर सकता है कि शायद हम सबको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, पर कम करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक वहाँ से शायद चीज़ें बेहतर। इजाजत बिल्कुल जल्दी से। वो जो टीम के 5 मेंटोर हैं, वो भी तो हमारी तरह टीवी पे बैठ के तनकीद कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी बात की, बिल्कुल यार एग्जैक्टली। वही शाह साहब, एज अ सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आप पीसीबी से मुखातिब होकर आखिर में क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी की सना ने, कि जो कल्चर हमारा एक डेवलप हो गया ना, और कल्चर वहाँ से ऊपर नहीं, नीचे से डिस्ट्रिक्ट लेवल से कल्चर डेवलप हो गया कि सिफारशी खेलता है, टैलेंटेड को डिस्करेज किया जाता है, उसको ऊपर नहीं आने देता, और गेम छोड़ के वो कहीं और चला जाता है, कहीं और फील्ड अडॉप्ट कर लेता है। ये चक्कर यहाँ से अगर नीचे से आप उसको प्लग करें, और फिर साथ साथ ये सिफारशी कल्चर, कोई आके जी चेयरमैन साहब को कहे कि जी फलाना बड़ा अच्छा है, ये इसको रख लें, ये बड़ा अच्छा कोच साबित होगा, या ये जो आ जाएंगे इनमें, नहीं, इस तरह की कैपेसिटी नहीं। मतलब है आपको जो अच्छे प्रोफेशनल हैं, जिस तरह मैं थोड़ी सी बात की थी कि कर्स्टन ने, अगर कोई गैरी कर्स्टन ने आपको कोई रिपोर्ट दी है वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की,
तो उसने एक बिल्कुल ईमानदारी से, और उसका कोई बात नहीं, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल मोहित शाह साहब तो की मैं उसको आपकी follow बात करना से चाहिए। नटशेल में रख दूंगा, मुझे बताया गया वक्त खत्म हो गया, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आई थिंक मोहित शाह साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप प्रोफेशनल्स को लेकर आइए, अब आप कहीं सुनी बातों पर ना जाइए। पाकिस्तान क्रिकेट को इससे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचा तो मेरे ख्याल से फिर वापसी बड़ी मुश्किल होने वाली है। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।